Hello to all of the students present in this class. This is the part 2 lecture of Lakshya Batch Fundamental Unit of Life 9th class 2024 and 25. इससे पहले वाले बैच में हम लोगों ने ऑस्मोसिस पर ख़त्म किया था अपने लेक्चर को, जिसमें हम लोगों ने उसके 3 टाइप्स पढ़े थे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक कंडीशन और हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है। अच्छा, देखो वैसे पता है ऑस्मोसिस के होते हैं 2 टाइप्स और, ठीक। मैंने वो बताया नहीं है क्योंकि मैंने इतना ज़रूरी इसको समझा नहीं, समझ लो। लेकिन एक होता है एंडोसाइटोसिस, एक होता है एक्सोसाइटोसिस। ये 2 चीज़ें और होती हैं। अब जो अमीबा होता है ना, एक चीज़ यही थी कि अमीबा जो है वो एंडोसाइटोसिस से, इस प्रोसेस से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। एंडोसाइटोसिस, ENDOCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस से अपने फूड को ऑब्टेन करता है। ये एक चीज़ और दी गई थी, बाकी तो खैर कुछ नहीं है। ठीक, इतना आपको दिया गया था। और ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो देखो, मैंने बताया था कि मैंने सेल थ्योरी नहीं डाली है, मैंने बाद में आगे किसी स्लाइड में चली गई है सेल थ्योरी, तो ये रही। ठीक है, इसमें है। तो इसको हम समझते हैं। एक मिनट, सॉरी, ये क्या हुआ? ओके, देखो सेल थ्योरी। अब ये इस पे 2-4 क्वेश्चन उठते हैं। इसमें ये है मेन चीज़ कि श्रीडन और श्वान जो ये दिए गए हैं, ये यहाँ पे 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, श्रीडन एंड श्वान। इन्होंने पहला पॉइंट इसका दिया है क्या, कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, श्रीडन एंड श्वान। यानी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या कह लो कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो पहला पॉइंट है, ये किसने दिया है? ये दिया है श्रीडन और श्वान ने। ठीक, और क्या है कि सेल थ्योरी वॉज फर्दर था। ठीक है, फॉर द लिख दिया है गलती से। ठीक, इसे मैं सही कर दे रहा हूँ। फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्डशो, ये एक और साइंटिस्ट हैं वर्डशो, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो सेल जो होते हैं, जो सेल अराइज करते हैं, वो पहले से जो सेल अराइज करे हुए थे, यानी कि जो थे, एग्जिस्ट कर रहे थे जो सेल, उनसे ही अराइज करते हैं, ये कहा गया है। तो ये थी आपकी सेल थ्योरी, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बस आप एक बार समझ लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, इसको अपने नोट्स में लिख लोगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें जानना नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल पे आ जाते हैं। अब सेल वॉल क्या है? मैंने आपको बताया हुआ था कि जो सेल होता है उसकी आउटर लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे एक ये सेल है, इसकी आउटर लेयर क्या होती है? इसकी आउटर लेयर जो ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन कुछ सेल होते हैं, जैसे कि कुछ सेल होते हैं, जैसे प्लांट सेल हो गया। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, एक और इसके बाहर से भी एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, ये इस तरीके से एक आउटर कवरिंग और होती है। और ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये वाली जो आउटर कवरिंग है, इसी आउटर कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इसी आउटर कवरिंग को हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अंदर वाली, जो हमने रेड से बनाई है, ये वाली। ठीक है, इसके एडिशन में, इसी के साथ साथ प्लांट सेल हैव अनदर रिजिड था, विजिट लिख गया है, रिजिड आउटर कवरिंग नोन एज सेल वॉल। इसी के एडिशन में प्लांट सेल में होता है सिर्फ, ये बात याद रखना, प्लांट सेल हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये जो कवरिंग है, ये जो एक और रिजिड कवरिंग है, इसको हमने सेल वॉल कह दिया। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू दी प्लांट्स। यानी कि इसमें बताया गया कि जो प्लांट सेल है वो सेलुलोज को कंपोज करता है। ठीक है, सेलुलोज से बना होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जब आंसर हम लोग को बड़ा करना होता है तो ये सब डाल दिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? ये एक
प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो सेल वॉल है, ठीक है, ये सपोज सेल वॉल है। अब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था कि उसमें होता है श्रिंकेज, ठीक है। ऑस्मोसिस में जब हम पढ़े थे ना कि हाइपरटोनिक की एक जो सिचुएशन होती है उसमें जब सेल पतला हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। अब वो अगर हो रही है इसमें तो क्या होता है ना, पता है, जब सेल जो होता है, क्योंकि ये तो हार्ड कवरिंग है तो ये तो श्रिंक करेगी नहीं, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होता है सेल का वो इस तरीके से हो जाता है, श्रिंक कर जाता है, पतला हो जाता है। तो जब सेल जो है वो श्रिंक कर रहा है अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देखो कितना दूर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन प्लांट सेल, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, व्हेन प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब प्लांट सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को लूज कर जाता है, बाहर निकल जाता है इसके वाटर, तो क्या होता है, देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द सेल, वहाँ पे सेल की हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। कि कोई और पेन ले लेते हैं, रुक जाओ, इसको ले लेते हैं, थोड़ा मोटा पड़ेगा ये देखो, ये है, ये क्या हो गया, ये श्रिंक कर गया, ये पतला हो गया, ठीक है, ये पहले पूरा था अब ये पतला हो चुका है, ठीक। श्रिंकेज ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब सेल वॉल कहाँ पे है, सेल वॉल आपको दिख रही होगी कहाँ पे है, ये रही सेल वॉल, सेल वॉल दिख रही है ना आपको, ये रही सेल वॉल, ये है सेल वॉल। तो सेल वॉल से ये काफ़ी दूरी पे है। आप ये देखो, आप ये देखो कि कितनी दूरी है, ये इतनी दूरी है कि नहीं है, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया? चलिए अब देखो ये थोड़ा सा हम ध्यान से देख लेते हैं। देखो, अरे सॉरी, देखो इसको हमें समझना है थोड़ा सा, ठीक। न्यूक्लियस का क्या है, क्या चीज़ें हैं ये समझ लेते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। यानी कि जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस को थोड़ा सा समझते हैं तो क्या हमें वहाँ पता चलता है कि न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग, ठीक है। ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, ठीक है। इसमें डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब देखो ये जो आपको ये दिया गया है डायग्राम, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ पे होता है, आप मान लो, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ एक ऐसी, थोड़ा ड्राइंग को इग्नोर करना, इतनी अच्छी है नहीं, ठीक। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एम लिख दे रहा हूँ, NM। तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स। अब ये दिख रहे हैं, ये पोर्स, ये पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स दिख रहे हैं, ये पोर्स दिखे, ठीक। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पोर्स दिख रहे हैं, यही जो पोर्स हैं इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, कहाँ गया, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड the nucleus to outside. Nucleus contains chromosomes which are visible and rod shaped structures only when the cell is about to divide. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो ये दिख रहा है, ये क्रोमैटिन जो लिखा हुआ है ये कुछ ऐसे 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 बना हुआ है यहाँ पे, ये जो है ये होता है क्रोमैटिन थ्रेड, ये पूरे न्यूक्लियस में फैला होता है, ठीक। जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है तो ये रॉड शेप में हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है, रॉड शेप में बदल जाता है, और इसे हम कहते हैं उस समय क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड होने जा रहा होता है ये सिर्फ तभी का है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो क्रोमैटिन ही रहता है, ये बात याद रखना। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, क्रोमोसोम विच आर विजिबल एंड रॉड शेप्ड ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब सेल डिवाइड करने जा रहा होता है तभी ये विजिबल होते हैं, नहीं तो फिर पूरे टाइम वो क्रोमैटिन ही रहता है। इनमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं DNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सॉरी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है DNA। DNA के बारे में अभी हम आगे इस स्लाइड में पढ़ लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने डाला नहीं है उसे, ठीक है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में आप अंतर समझ गए तो पूरा आपने यहाँ पे खेल समझ लिया है, ठीक। और कुछ नहीं है, डबल लेयर्ड होता है, बीच में पोर्स होती हैं, उस पोर को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ बना हुआ है, ये देखो, ये रहा न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इसके सिवाय इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है।
फिर इसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, अभी साइटोप्लाज्म इसके बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। वो सेल के अंदर एक लिक्विड होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है। उस लिक्विड में जो थ्रेड होती हैं उन्हें हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो वो क्रोमैटिन अरेंज हो जाती है और क्रोमोसोम बन जाती है। ठीक, समझ गए। और वही क्रोमोसोम, वही क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हम डीएनए कहते हैं। और वही डीएनए जो होता है वही आप लोग की जान पहचान में काम आता है। ठीक है, जिसे हम लोग डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए, अब मैंने जैसे बताया कि उसमें होता है ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि उसमें होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वैसे ही इसमें सेल में होता है साइटोप्लाज्म। सेल जो है उसकी जो ऑर्गेनलीज होती हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यही सब न्यूक्लियस हो गया, अभी हम लोग और पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये सब जिसमें होते हैं भाई, ऐसे हवा में तो होंगे नहीं, तो हवा में नहीं होंगे तो किस में होंगे, तो किसी एक लिक्विड में होंगे। और वही जो लिक्विड कंटेंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे ये सब होते हैं, उसी लिक्विड कंटेंट जो मैं ब्लू कलर से बनाया हूँ, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी में छोटे छोटे कहीं कहीं पे क्या होते हैं, ऑर्गेनलीज होते हैं। यहाँ पे हो गया कुछ, यहाँ पे हो गया कुछ, यहाँ पे हो गया कुछ, ऐसे करके पूरा इसमें ही होते हैं, तैरते रहते हैं एक तरीके से कह लो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो सेल की कवरिंग है उसके अंदर होता है ये। ठीक है, जैसे ये सेल की कवरिंग हो गई, इसके अंदर ही क्या है, इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म है। कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनलीज। मैनी क्या, सारी कंटेन करता है। ठीक है, तो सेल के अंदर ही वो सब रहता है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना था ये होता क्या है। ठीक है, इस पे सवाल ज़्यादातर नहीं उठते हैं। ठीक, बस आप समझ गए तो बहुत है कि सारी जो सेल ऑर्गेनली होती है उनको कंटेन करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग ईआर के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, हम लोग ने ब्रेन ऑफ द सेल पढ़ लिया, ठीक है, कि दिमाग हो गया सेल के पास। अब सेल को भूख लगेगी तो कुछ खाना पीना भी तो बनेगा ना, इसको हम किचन कह सकते हैं, सेल का किचन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स एंड and seat it looks like long tubules or round और oblong bags। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये इस तरीके से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सैक मतलब बोरी। ठीक है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। तो यही जो होता है ना, यही स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये पहले आपको बता रहा है कैसा दिखता है वो। अब होते हैं ये दो टाइप के, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ आप देख पा रहे हो, जिसमें ये डॉट डॉट बनी हुई हैं, इन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम्स। ये जो डॉट डॉट है ना, ये जिस जिस पार्ट पे हैं उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और जिसमें नहीं है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। यानी कि इतना एरिया, इतने एरिया को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इतने एरिया को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। अब ये क्योंकि बहुत बड़ा है तो हम इसे आर ई आर और एस ई आर कहेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आर ई आर और एस ई आर, क्योंकि बोलने में कई बार टंग ट्विस्ट करती है। ठीक है, चलो देखो, मेरे ख्याल से हमें यही आखिरी टॉपिक दिया गया था। इसके बाद वाला सारा हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बस समझ लेते हैं। सॉरी, देखो हो गया काम। हाँ, चलो आगे। अब देखो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स राइबोसोम्स। रफी आर ई आर जो होता है, आर ई आर जैसे मैं बताया ही, ठीक है, जिसमें डॉट डॉट थी वो राइबोसोम्स थी, तो वो राइबोसोम्स को कंटेन करता है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन्स। राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो ये जो आर ई आर होगा ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करेगा। तो एस ई आर क्या करेगा, एस ई आर मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो स्मूथ है, स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसमें तेल टाइप का है, कुछ ऑयली सब्सटेंस लगा होगा तभी तो स्मूथ है ना। तो क्या होता है, वो फैट मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स, लिपिड्स मतलब ऑयल्स, ठीक है, इनको वो मैन्युफैक्चर करता है। इन दोनों का अगर आपको रोल समझ में आ गया, ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये लिपिड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप इतना समझ गए हो। अब मैंने बताया था एक बहुत मैंने इस पार्ट 1 बताया था, इस प्रोसेस के नाम को बताया था कि मैं अभी हम आगे पढ़ेंगे जब हम ई आर को पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
तो यही था वो प्रोसेस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब सुनो ये क्या होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यही जो प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज कर रहा है, यही जो प्रोटीन्स लिपिड्स यही जो लिपिड्स ये सिंथेसाइज कर रहा है, यही प्रोटीन्स और लिपिड्स जब सेल मेम्ब्रेन के बनने में, उसकी बिल्डिंग में लगते हैं, ठीक है भाई, सेल मेम्ब्रेन भी तो बना है ना, तो जब वो बन रहा था उसके जो बिल्डिंग में ये सब लगे हैं, यही प्रोटीन्स और लिपिड्स के लगने के प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं, जब उसकी ये मदद करते हैं लग के। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स, देखो अब शुरुआत से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा इसको, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। तो सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इसी प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब देखो ऐसा है कि हमारा पार्ट 2 यहीं तक था, ठीक। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख लें। इसके आगे ये है कि पार्ट 3 आएगा, उसमें बाकी का आपका सारा होगा, ठीक। और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग इसे बहुत इजी तरीके से ख़त्म करेंगे, और हमारे जो पर्सनल खुद के नोट्स हैं वो आपको जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा मे बी शॉर्ट्स में मिल जाए, या फिर किसी तरीके से, या कोई पूरा वीडियो बना के हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। PYQs आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस बैंक आपको मिलेगा, ठीक है, पूरे सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे खासे मार्क्स लाओ, ठीक है, तबाही मचा दो, तूफान ले आओ, जो करना है कर लो, ठीक है। पेपर अच्छे से करके आना। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो, और विद इन 24 आवर्स हम ट्राई करेंगे कि हम उन सारे डाउट्स के आंसर दे पाएँ आपको, ठीक है। सो वन मोर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू विल डू द बेस्ट इन 2024 एंड 25। हमारा एम यही रहेगा कि हम पूरे के पूरे मार्क्स को सिक्योर कर पाएँ, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर ले रहे हो तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात होगी, आपके लिए भी गर्व की बात होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ पार्ट 3।